स्वागत है आप सभी को लव इज इंडिविजिबल बाय ट्विंस की एपिसोड नंबर 4 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में रूमी जुन से कहती है, बताओ जुन तुम कब नाउरी से उबर पाए थे। जुन इस पर कहता है, प्राइमरी स्कूल से लेके मिडिल स्कूल तक मैं नाउरी को एक कॉम्पिटिटर की तरह मानता था। मैं उसे एग्जाम में, पढ़ाई में और हर तरीके के नॉलेज में हराना चाहता था, पर उसने कभी भी इसे नोटिस ही नहीं किया, इसलिए मैंने भी उसे अपना कॉम्पिटिटर मानना छोड़ दिया। जुन आगे कहता है, जब तुम और मैं डेटिंग करना शुरू किए थे तब मैंने नाउरी के ऊपर इतना ध्यान देना बंद कर दिया। मुझे लगा कि नाउरी और मैं सिर्फ एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। रूमी जुन से कहती है, ठीक है मैं समझ गई, और वो मन में कहती है, जुन अभी भी मेरे प्यार से उभर नहीं पाया है। आगे नाउरी जुन से कहती है, जैसे जैसे समय बीता जाएगा तुम नाउरी को डेटिंग करते रहोगे, तुम मेरे बारे में सब कुछ भूल जाओगे। जुन कहता है, क्या मुझे ये करना ठीक रहेगा। तभी रूमी मन में कहती है, मैं खुश हूँ कि मैं जुन को मुझे चुनने के लिए राजी कर ली, भले ही थोड़े समय के लिए ही सही। आगे जुन कहता है, अगर हम इस बारे में पहले ही बात कर ले होते तो क्या चीजें अलग होती। रूमी कहते हैं, शायद। दिन वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जुन कहता है, तुम बहुत बहादुर हो रूमी। रूमी इस पर कहती है, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, क्या तुम ये नहीं कह सकते कि मैं बहादुरी का दिखावा कर रही हूँ। आगे जुन कहता है, मुझे सच में तुम्हारे साथ डेटिंग करने में बहुत मजा आया था, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। रूमी कहते हैं, कूल बनने का एक्टिंग करना छोड़ दो, और वो इतना कहकर यहाँ से चली जाती है। देन जुन यहाँ पर नाउरी के पास आता है। तभी वो नाउरी की आंखों में आंसू देखकर कहता है, क्या हुआ। नाउरी इस पर कहती है, टोयोशीच ने मुझसे गंदी बातें की। उसने मुझसे कहा कि उसे उस टाइप की लड़कियां पसंद है जो कि बड़े साइज के ब्रा पहनते हैं और सी थ्रू सैटिन अंडरवेयर पहनते हैं, यानी वो अंडरवेयर एक ऐसी फैब्रिक से बना हुआ है जिससे वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बन जाता है। नाउरी आगे कहते, मैं ये चीज सुनकर इतना ज्यादा सदमे में थी कि मैं रो पड़ी। तभी टोयोशीच कहता है, ये सभी झूठी बातें कहना बंद करो। तभी जून टोयोशीच के साथ देते हुए कहता है, मुझे पता है तुम्हें इससे काफी ज्यादा दुख हुआ होगा। टोयोशीच इस पर कहता है, मुझे पता था, तुम मुझ पर भरोसा करोगे मेरे भाई। तभी नाउरी कहते, आखिर तुम दोनों ऐसे क्यों बात कर रहे हो कि जैसे कि सभी चीजें शांत हो चुकी है। जून इस पर कहता है, तो फिर मुझे बताओ तुम्हारे रोने की असली वजह क्या है। नाउरी इस पर कहती है, मेरी आंखों में थोड़ी सी धूल चली गई थी इसलिए मैं रो रही थी, पर जून समझ जाता है ये अभी भी झूठ कह रही है। तभी टोयोशीच जून से कहता है, खैर ये बताओ कि तुम अब तक कहाँ गए थे। जून कहता है, मुझे दूसरे क्लास में कुछ काम था, माफ करना कि तुम्हें इंतजार करना पड़ा। तभी नाउरी कहती है, मैं भी तुम्हारी इंतजार कर रही थी। जून कहता है, ठीक है चलो घर चलते हैं। देन नाउरी अपनी नाक साफ करी हुई टिश्यू को टोयोशीच को देके यहाँ से जाने लगती है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं ये दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं और हमेशा की तरह मूवीज और कॉमिक्स की स्टोरी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी नाउरी जून से कहती है, क्या हम इस संडे डेट पर चले। जून इस पर कहता है, हाँ क्यों नहीं। नाउरी इस पर कहती है, मैं इस बार अच्छे से मेकअप होके आऊंगी। नेक्स्ट टाइम देखते हैं नाउरी रिरिस को बता देती है कि वो जून के साथ डेट में जाने वाली है। रिरिस इस पर हैरान होती है कि नाउरी इतनी आसानी से जून से डेट पर चलने के लिए कैसे पूछ ली। नाउरी इस पर कहते हैं, जून के लिए मेरे प्यार ही मुझे ये सब करने के लिए साहस देती है। रिरिस कहते हैं, तो फिर डेट के लिए तुम्हारा क्या प्लान है। नाउरी इस पर कहते हैं, मैं तो अभी तक कोई प्लान नहीं बनाई हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कौन सी ड्रेस पहनूंगी। रिरिस इस पर कहती है, तुम्हें इसके लिए जल्दी तैयारी करना चाहिए, डेट एक डिफरेंट इंप्रेशन बनाने का एक अच्छा मौका हो सकता है। क्या तुम एक सफेद कपड़े पहनकर अच्छे और प्योर दिखने की कोशिश करोगे। नाउरी इस पर कहती है, ये सफेद कपड़े पहनने का सही समय नहीं है, और इसके अलावा मुझे थोड़ी सी टाइट कपड़े चाहिए जो कि मेरी कमर को थोड़ी सी दबा के रखे, नहीं तो मैं फूला हुआ दिखूंगी। रिरिस इस पर कहती है, सीधा कहो ना, तुम मोटी हो चुकी हो। इस पर नाउरी उसके सर के ऊपर मारती है। रिरिस आगे कहते हैं, तुम्हें जो अच्छा लगे वो पहन लो, वैसे भी लड़कों को पहनावे की ज्यादा परवाह नहीं होती, उनके लिए अगर कुछ मायने रखता है तो वो है छोटे छोटे सेक्सी कपड़े। नाउरी कहते, पर मेरे पास ऐसे कोई भी कपड़े नहीं है। रिरिस कहते, झूठ कह रहे हो, तुम्हारे पास ऐसे कपड़े जरूर होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं रात में रूमी जब पानी पीने के लिए नीचे आती है तो वो देखती है नाउरी टीवी देख रही होती है। रूमी उससे कहती है, तुम रोमांटिक कॉमेडी देख रहे हो, अक्सर तुम ये नहीं देखती। और आगे कहती है, क्या तुम्हें पता है टीवी में दिखाने वाले वो सभी रोमांस फेक होते हैं। नाउरी उससे कहती है, मैं जल्दी जून के साथ डेट में जाने वाली हूँ। रूमी कहती है, ओ ऐसा है क्या, अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना। नाउरी कहते, तुम्हारा क्या मतलब है। रूमी कहते, तुम्हें पता है मेरी मतलब क्या है। नाउरी कहते, मैं एक ऐसी मूवी देख रही हूँ जो कि मुझे पसंद नहीं है, ये देखकर तुम्हें साथ गलत फहमी हो गई है। देन वो आगे कहते, तुम चिंता मत करो, मैं कोई भी गलत हरकत नहीं करूंगी। देन वो गुड नाइट कहकर सोने जाने लगती है। तभी वो रुक जाती है और रूमी से कहती है, अगर तुम चिंतित हो तो हम तीनों साथ में घूमने जा सकते हैं। रूमी इस पर कहते, क्या तुम पागल हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। नाउरी कहते, मैं तो बस मजाक कर रही थी। आगे रूमी कहती, आखिर तुम दोनों कहाँ जाने वाले हो। नाउरी इस पर कहती है, कासाई मरीन पार्क। ये वही पार्क है जहाँ पर रूमी और जून पहले डेट पर गए थे। नेक्स्ट हम जून को देखते हैं, वो यहाँ पर बुक पढ़ रहा होता है। तभी उसके पास नाउरी की मैसेज आती है कि कल हम मरीन पार्क जाने वाले हैं, इसलिए सुबह 9:30 बजे तैयार रहना। जून कहता है, क्या कहा इतने जल्दी। नाउरी कहती है, हाँ जल्दी उठ जाना, नहीं तो मैं तुम्हारा पर्स चुरा के ले जाऊंगी। जून कहता है, ठीक है। नेक्स्ट सुबह जब जून डेट में जाने के लिए बाहर निकलता है तो वो देखता है नाउरी पूरा तैयार होकर आई हुई थी और वो नाउरी को इस तरीके से देखकर शर्माने लगता है। नाउरी इस पर पूछती है, क्या हुआ। जून कहता है, तुम बहुत ही अमेजिंग दिख रही हो। नाउरी इस पर कहते हैं, क्या तुम्हें फिर से कहोगे। जून इस पर उसे फिर से अमेजिंग कहता है। नाउरी इस पर उसे थैंक यू कहती है। देन वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाने लगते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वो दोनों ट्रेन में जा रहे होते हैं और सभी लोग उन दोनों को ही घूर रहे
रहे होते हैं। देन वो दोनों योकोहामा पार्क में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो दोनों इतनी बड़ी फेरिस व्हील को देखकर डिसाइड करते हैं कि शाम में वो दोनों उस फेरिस व्हील में बैठेंगे। देन वो दोनों मरीन पार्क जाने के लिए टिकट लेते हैं। नेक्स्ट वो दोनों इस मरीन पार्क में आ जाते हैं। नाओरी इतनी सारी मछलियों को देखकर खुश हो रही होती है। तभी जून इस जगह को देखकर उसे तब का सीन याद आता है जब वो और रूमी यहाँ पर आकर किस किए थे। तभी यहाँ पर नाओरी अपने आसपास जून को ना पाकर थोड़ी सी घबरा जाती है। देन थोड़ी सी ढूंढने के बाद उसे जून मिल जाता है। देन वो जून के पास जाकर कहती है, आखिर तुम इतने दूर क्या कर रहे हो, हमें सभी चीजें साथ में देखना चाहिए। जून इस पर कहता है, तुम मछलियों को देखने में इतने मग्न थे कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था। नाओरी इस पर कहती है, अपनी बकवास बंद करो, हम डेट में हैं इसलिए हम सभी चीजें साथ साथ देखेंगे, यही डेट का नियम है। देन वो दोनों एक साथ चलने लगते हैं। आगे चलते चलते नाओरी यहाँ पर आ जाती है और जून से कहती है, ये देखो फ्रिल्ड शार्क का बच्चा। जून भी इसे देखकर काफी हैरान होता है और कहता है, मैं पहली बार अपने सामने ऐसे किसी चीज को देख रहा हूँ। आगे नाओरी उस शार्क को टच करती है और कहती है, मैं पहली बार किसी शार्क की स्किन को टच कर रही हूँ। तभी जून कहता है, उसे इतना ज्यादा टच मत करो नहीं तो उसकी स्मेल तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। इस पर नाओरी जब अपने हाथों को सूंघती है तो उसे काफी बदबूदार स्मेल आती है। जून कहता है, मैंने तो तुमसे कहा था। नाओरी कहती है, इसकी स्मेल अमोनिया की तरह है। दिन वो जून को भी ये स्मेल सूंघाने लगती है पर जून इसे सूंघने से मना करता है। इस पर नाओरी उसे जबरदस्ती ये स्मेल सूंघा देती है। इसे सूंघने के बाद जून कहता है, ये बहुत ही घटिया बदबू है। नाओरी इस पर जून के ऊपर हंसने लगती है और कहती है, तुम इस स्मेल को कई दिनों तक नहीं भूल पाओगे। इस पर जून नाओरी की नाक को पकड़ के दबा देता है। इस पर नाओरी उससे कहती है, तुम्हें एक लड़की की नाक नहीं दबाना चाहिए। जून कहता है, तुमने जो किया उसके बारे में तो थोड़ा सोचो। नेक्स्ट हम स्कूल का सीन देखते हैं। यहाँ पर वॉलीबॉल मैच चल रहा होता है। यहाँ पर रीजा रूमी को कहती है, मुझे लगा था कम से कम हम सेमीफाइनल तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी हमें टॉप 5 पर आने के लिए गेम खेलना है। नेक्स्ट हम इन दोनों को देखते हैं। नाओरी यहाँ पर एक बेबी शार्क जैसे एक टॉय खरीद ली थी। देन वो दोनों यहाँ पर आकर दूरबीन में बतख को देखने लगते हैं। देन नाओरी काफी ज्यादा भाग दौड़ करने की वजह से थक चुकी होती है, इसलिए वो कहते हैं, चलो वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। जून कहता है, ठीक है। तभी वहाँ पर एक तेज हवा का झोंका आता है जिससे नाओरी के अंदर ही गुफा से पर्दा हट जाता है और जून उसे ऐसे देख लेता है। नाओरी जल्दी से अपने स्कर्ट को नीचे करते हुए नीचे बैठ जाती है और जून से कहती है, क्या तुमने ये देख लिया? जून उससे पूछता है, तुम अंडरवेयर पहनी तो हुई हो ना? नाओरी कहती है, हाँ मैं पहनी हुई हूँ, तुम्हें क्या लगा मैं नहीं पहनी हुई हूँ? और मुझे सच सच बताओ तुमने क्या देखा और तुम ये देखकर क्या सोचे? जून कहता है, माफ करना मैं तुम्हारी पीछे की और सभी चीज देख लिया। नाओरी कहते, तुम कोई गलतफहमी मत पालना, रिरिस ने मुझे ये पहनने के लिए कहा था। जून कहता है, आखिर इसमें गलतफहमी की क्या बात है? नाओरी कहते, तुम्हें जरूर अंदर से गर्म महसूस हुआ होगा, क्या तुम बाद में इसके बारे में सोचोगे? जून इस पर काफी शर्मा जाता है और कहता है, आखिर तुम्हें क्या बकवास बातें कर रहे हो? नाओरी इस पर जून को ठरके कह के आगे चलने लगती है और हम देखते हैं वो आगे चलते चलते हंस रही होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों यहाँ पर आकर बैठ चुके होते हैं और जून यहाँ पर नाओरी को ही घूरे जा रहा होता है। आगे जून कहता है, चलो फेरिस व्हील में बैठने के लिए चलते हैं। नाओरी कहती है, हाँ। तभी जून कहता है, मुझे तुम्हारी नेल पॉलिश पसंद है, हालांकि अब इसमें से बदबू आती है। नाओरी कहती है, तुम एक लड़की से ऐसे कैसे कह सकते हो कि वो बदबूदार है, पर जो भी हो तुम्हें वो स्मेल पूरी जिंदगी भर याद रहने वाली है। देन हम देखते हैं रीरा यहाँ पर एक पानी की बोतल ला के रूमी को देती है और वो देखती है रूमी थोड़ी सी रिलीफ महसूस कर रही है, इसलिए वो उससे पूछती है कि क्या हुआ। रूमी कहते हैं, कुछ खास नहीं हुआ, पर मैं कुछ चीजों से उभर लिया हूँ, शायद वो चीजें नाओरी जून को प्यार करना। रीरा कहते हैं, तुम जून को नाओरी से नहीं छीन रहे हो, जिससे तुम दोनों की फीलिंग्स और भी ज्यादा उलझ रही है। आगे रीरा कहते हैं, फीलिंग्स को दबाना आसान नहीं है और वो अपनी बॉयफ्रेंड के साथ अपनी रिलेशन के बारे में कहती है। वो बताती है कि उसकी बॉयफ्रेंड सिर्फ सेक्स के बारे में सोचता है, जिससे हम दोनों का झगड़ा हो गया। रूमी ये सुनकर काफी हैरान होती है और कहती है, मैं समझ सकती हूँ, तुम्हें इसके बारे में मुझे बताने के लिए काफी मुश्किल हुआ होगा। रीरा कहते हैं, मैं इसके बारे में पहले तुम्हें इसलिए नहीं बताई क्योंकि तब तुम खुद के ही परेशानी से गुजर रहे थे। देन वो दोनों इस बारे में बात करते हैं कि लड़के हमेशा सेक्स के बारे में ही सोचते हैं। आगे रीरा कहती है, क्या तुम नाओरी के बारे में सोच रहे हो? तुम्हें हमेशा ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो तुम अपने इस प्रॉब्लम से कभी भी बाहर नहीं आ पाओगी। देन शाम हो जाती है। रूमी कहती है, जून मुझसे कहा था कि ये दिन का वो समय है जब तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो सकता है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब रूमी और जून यहाँ पर फेरिस व्हील के पास आए थे। असल में ये सभी चीजें जून यहाँ पर नाओरी के साथ बैठे हुए याद कर रहा होता है। नाओरी इसमें बैठकर काफी खुश होती है और एक्साइटेड भी। आगे नाओरी जून को कहती है, क्या तुम्हें पता है मैं हमेशा से तुमसे प्यार करती थी। मेरी हमेशा फास्ट रैंक में आने का कारण एक शर्त था जो कि मैंने खुद से लगाई थी। ये सुनकर जून काफी हैरान होता है। नाओरी कहती है, क्या तुम्हें याद है जब तुमने मुझे हराया था? जब मैंने देखी कि ये तुम्हारे लिए कितना मायने रखता है, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे लिए कितना मायने रखता हूँ, पर मैं बहुत डरपोक थी। मैं अपने फीलिंग्स को तुम्हें बताने से डर रही थी, इसलिए मैं चीजों को मुश्किल बनाने और खुद से शर्त लगाने का फैसला किया। ये बेवकूफी था, है ना? जून कहता है, नहीं, कम से कम मेरे जितना तो नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं जून यहाँ पर किसी सोच में डूबा हुआ होता है और वो कहता है, आखिर मैं उसे ये कैसे कहूँ? देन वो नाओरी को मैसेज में कहता है, क्या तुम मेरे घर में मूवी देखना चाहोगे? नाओरी कहते हैं, क्या कहा मूवी? क्या तुम मुझे किसी मूवी के जरिए फंसाना चाहते हो? जून कहता है, ऐसा नहीं है, मैं चाहती हूँ कि हम साथ में एक मूवी देखें। जिस पर नाओरी कहती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों साथ में मूवी देख चुके थे और नाओरी को ये मूवी काफी ज्यादा पसंद आई। आगे नाओरी जून को किसी बुक के बारे में कहती है और कहती है कि मुझे
वो बुक पढ़ना है। इस पर जून अपने रूम में जाके उस बुक को ढूंढने लगता है। आगे जून उस बुक को ढूंढ के नाउरी को देने लगता है। तभी नाउरी उसके हाथ को पकड़ के उसे अपने ऊपर गिरा देती है। जून कहता है आखिर तुमने ये क्यों किया। नाउरी इस पर हंसती है और कहती है तुमने मुझे नीचे दबा दिया। आगे नाउरी जून के ऊपर आ जाती है और काफी शर्माने लगती है। दिन वो अपने संतरे से जून के मुंह को दबाने लगती है। जून कहता है मुझ पर से हटो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। इसके बाद नाउरी उसके मुंह के काफी पास आ जाती है। जून कहता है आखिर तुम क्या चाहती हो। नाउरी कहती है क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो कि मुझे क्या चाहिए। देन नाउरी उसे किस करती है। आगे जून भी जब उसे पकड़ के किस करने वाला होता है तभी उसे रूमी याद आ जाती है और वो नाउरी को किस नहीं करता। तभी नाउरी कहती है अगर तुम चाहो तो तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम मेरे साथ जो करना चाहो वो कर सकते हो। जून कहता है मैं नहीं कर सकता, मैं जानता हूँ कि हम डेटिंग कर रहे हैं पर नहीं। तभी नाउरी कहती है माफ करना, हम डेटिंग नहीं कर रहे हैं, कम से कम मेरे हिसाब से तो नहीं। और इतने में ही एपिसोड खत्म हो जाता है।